27 जनवरी 2016 को 13 साला निकोल लवेल आधी रात को अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने गई और एक इंतहाई होलनाक वाक़े का शिकार हो गई। उसकी बॉडी एक सुनसान जगह पर इंतहाई ठंडी बर्फ पर नेकेड मिली। उसे इंतहाई बुरे तरीके से स्टैब किया गया था और उसकी नेक भी उसकी बॉडी के साथ नहीं थी। आखिर रात 1 बजे उसे किस चीज़ ने फोर्स किया था कि वो अपने बेडरूम की खिड़की से निकलकर किसी से मिलने जाए, और वो शख्स कौन था? वेस्ट वर्जीनिया में जनवरी का महीना था। इस मंथ में काफ़ी लंबी रातें और इंतहाई सर्दी होती थी और 2-2 हफ्ते तक बर्फ़ पड़ी रहती थी। हर रात की तरह ये भी एक ठंडी रात थी और इस रात टैमी ने अपनी बेटी निकोल लवेल को उसके बेडरूम में छोड़ा। अगले दिन स्कूल में टीचर्स वर्क डे था, इसलिए उसे सुबह छुट्टी थी। उसकी माँ उसके रूम का दरवाज़ा बंद करके अपने बेडरूम में चली गई और वो ये नहीं जानती थी कि दरवाज़ा बंद करने के बाद उसकी बेटी ने कुछ और ही प्लान्स बनाए हुए थे। डोर बंद होते ही निकोल ने अपना ब्लैंकेट लिया और अपना नाइट बैकपैक रेडी किया। वो अपने रूम की विंडो को खोलकर बाहर निकल गई और घर से थोड़ी ही दूर एक कार जो कि उसका वेट कर रही थी उसमें बैठकर चली गई। अगली सुबह जब उसकी मदर ने उसके रूम की खिड़की खुली हुई देखी और बेटी को वहां नहीं पाया तो उसने जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उसे ढूंढना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ उसके फादर ने सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर की जिसमें वो अपनी बेटी से कह रहा था कि तुम जहाँ पर भी हो वापस आ जाओ, हमें तुम पर कोई भी गुस्सा नहीं है और हम तुम्हारे लिए परेशान हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे थे। उसके पेरेंट्स को इस चीज़ का भी डर था कि अगर उसने मेडिकेशन न ली तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था। उसे हेल्दी रहने के लिए दिन में 2 बार पिल्स लेनी पड़ती थीं और अगर वो ये गोलियां किसी दिन मिस कर देगी तो उसका नतीजा उसकी मौत हो सकती है। 3 दिन हो चुके थे और उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। रेडियो स्टेशन और लोकल टेलीविज़न पर मिसिंग गर्ल का अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू टीम पूरे एरिया में तेज़ी से सर्च कर रही थी। कम्युनिटी के मेंबर्स जो इस एरिया को सही से जानते थे उन्होंने भी पुलिस को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पास ही वर्जीनिया टेक कॉलेज से स्टूडेंट्स फॉरेस्ट और माउंटेन्स को स्कैन करने लगे। ड्रोन्स भी पूरे एरिया को सर्च करने के लिए यूज़ किए गए। इस यंग लड़की को ढूंढने के लिए सब बहुत कोशिश कर रहे थे। Police are searching for a missing girl they say is in danger. 13-year-old Nicole Lovell was last seen at her family's Blacksburg apartment about midnight last night. When her mother went to wake her up this morning, she was gone. तीसरे दिन शाम के वक्त आखिरकार उन्हें उसकी बॉडी दरख्तों के बीच नेकेड मिली। ये जगह काफ़ी सुनसान थी और वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। उसकी बॉडी मिलने के बाद सब में तहलका मच चुका था और उनके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बॉडी को जल्दी से ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स एविडेंस ढूंढने के लिए उसके रूम को चेक कर रहे थे। उन्हें उसकी दीवार पर उसके सोशल मीडिया ऐप्स के पासवर्ड मिले और इनमें ओमेगला और किक जैसी ऐप्स थीं। ये ऐप्स टीन्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थीं और वो भी उन्हें लोगों से बात करने के लिए यूज़ करती थी। टैमी ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसने अपनी बेटी के फ़ोन में किक ऐप को जब देखा तो उसने ज़बरदस्ती वो ऐप डिलीट करवाई। निकोल ने वो ऐप दोबारा डाउनलोड की थी और वो उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। अब पुलिस को उसके रूम से जो ऐप्स के पासवर्ड्स मिले थे वो उन्हें यूज़ करके इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते थे।
एक्सपर्ट्स ने उसकी सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन किया और उसके टेक्स्ट, फोटोज़ और हर एक्टिविटी को बारीकी से ऑब्ज़र्व किया। उन्हें पता चला कि उसका किसी कॉलेज स्टूडेंट के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप था और वो स्टूडेंट वहीं वर्जीनिया टेक कॉलेज में पढ़ता था। निकोल का सोशल मीडिया देखने के बाद उसकी पोस्ट और मैसेजेस से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अटेंशन चाहती हो। वो चाहती थी कि वो जैसे है उसे कोई वैसे ही एक्सेप्ट करे। उसकी सर्जरी की वजह से स्कार्स आ चुके थे और वो उन स्कार्स की वजह से अपने आप को अनअट्रैक्टिव समझती थी। ये इन्फॉर्मेशन जान लेने के बाद कि उसका किसी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप था, अब ऐप्स की तमाम डिटेल्स निकलवाई गईं। इन डिटेल्स में उनके सामने डॉक्टर टूमस्टोन के नाम से एक सस्पेक्ट था। अब FBI साइबर स्क्वाड ने किक ऐप की कंपनी के साथ रब्ता किया और इस शख्स की पर्सनल डिटेल्स का डेटा निकलवाया। इस डेटा से पता चला कि ये फेक आईडी बनी थी, लेकिन फिर भी FBI ने उसकी ओरिजिनल ईमेल आईडी ढूंढ निकाली। ये ईमेल आईडी डेविड आइजनहावर के नाम से रजिस्टर्ड थी। डेविड वर्जीनिया टेक कॉलेज में स्टूडेंट था और साथ ही साथ वो एक स्टार एथलीट भी था। अपने हाई स्कूल में वो सीनियर ईयर में स्टार एथलीट के तौर पर टेलीविज़न पर भी आया था। Personally not stop until I reach my peak performance. हाई स्कूल में वो 3 बार रेस में भी चैंपियन रहा और वो इसी साल यूनिवर्सिटी आया था और उसकी एज 18 साल थी। उसने जल्द ही यहाँ पर भी अपने काफ़ी दोस्त बना लिए थे और वो लोगों को बहुत जल्दी इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। कैंपस में उसने नेटली कीपर से काफ़ी क्लोज दोस्ती कर रखी थी। वो 20 साल की थी और मैरीलैंड से वेस्टर्न वर्जीनिया पढ़ने आई थी। वो और डेविड कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप में रहे, लेकिन इसके बाद इन दोनों के दरमियान से ये रिलेशनशिप ख़त्म होकर सिर्फ फ्रेंडशिप रह गई। ऑटम के दौरान डेविड ने वहाँ पर ऑनलाइन अपने कुछ और दोस्त बनाए। उसने ओमेगला पे निकोल लवेल के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू की और निकोल ने उसे अपनी एज 16 साल बताई। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और मिलने का प्लान बनाया। जब वो दोनों मिले तो उसके लिए अपनी एज छुपाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और डेविड उसे देखकर काफ़ी हैरान और कंफ्यूज्ड था। पहले तो उनके दरमियान कुछ नहीं था, लेकिन फिर उनका रिलेशन डेवलप होने लगा। कुछ टाइम बाद डेविड को ये रियलाइज़ हुआ कि उसके लिए ये लड़की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो अंडर एज थी और अगर उसके साथ कुछ भी होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल डेविड होगा। उसने इस लड़की से जान छुड़ाने के लिए अपनी क्लोज फ्रेंड नेटली से मदद मांगी और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वो इसे इस मसले से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, क्योंकि वो अब भी उसे लाइक करती थी। इन दोनों के सेलफोन की लोकेशन देखने के बाद वर्जीनिया टेक पुलिस और FBI एजेंट्स ने इन दोनों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। ये दोनों पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और इसके साथ साथ पुलिस और सबूत भी इकट्ठे कर रही थी। इन दोनों के दरमियान किए गए मैसेजेस को देखकर पुलिस श्योर थी कि इन दोनों ने ही उस लड़की के साथ कुछ किया है। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद दोनों से अलग अलग इंटेरोगेशन की गई। नेटली ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि डेविड इस लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता था और वो उससे ब्रेकअप करना चाहता था। निकोल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और उसने उससे कहा कि अगर वो उससे ब्रेकअप करेगा तो वो खुद को मार देगी। इन दोनों के ख्याल में उससे जान छुड़ाने का परमानेंट सलूशन यही था कि उसे मार दिया जाए। पुलिस ने उनके सेलफोन्स का जो डेटा निकाला उससे उन्हें पता चला कि उसे किडनैप करने से पहले इन दोनों ने एक प्रॉपर प्लान बनाया था। इस प्लान को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें उन्हें ज़रूरत थी
वो उन्होंने जाकर लोकल वॉलमार्ट से बाय की थी। इस कैमरा फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये दोनों अपने हाथ में बेलचा लेकर मॉल से बाहर निकल रहे हैं। ये वही बेलचा है जो क्राइम सीन पर मिला और इस पर निकोल का खून लगा हुआ था। वेडनेसडे की रात डेविड ने निकोल को पिक किया और क्रैग क्रीक रोड पर ड्राइव करने लगा। ये एक सिंगल रोड था जो कि काफ़ी घने दरख्तों के बीच से जाता था। यहाँ पर थोड़े बहुत घर भी थे, लेकिन वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे। इस रात काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और टेम्परेचर तेज़ी से गिर रहा था और ये दोनों इस सुनसान और अकेली रोड पर, जहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं, चले जा रहे थे। कुछ देर बाद डेविड ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरते हुए निकोल ये नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ क्या होगा। अब उसकी बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी आ चुकी थीं। ऑटोप्सी में शो हुआ था कि उसे सबसे पहला बेलचा उसकी गर्दन में मारा गया था, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन वो फिर भी जिंदा थी और वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। इसके बाद डेविड ने उसे चाकू मारना स्टार्ट किया और उसने उसे 14 बार फेस पे और 7 बार चेस्ट में चाकू मारा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन भी कट गई। इस सुनसान रोड पर इतनी सर्दी में अंधेरी रात में उसे इतने बुरे तरीके से मार दिया गया। उसके बाद उसने उसकी बेजान बॉडी को उठाकर अपनी कार के ट्रंक में फेंक दिया और साथ में बेलचा और चाकू भी वहीं रख दिया। फिर वो इस गाड़ी को अपने घर ले गया और अपने गर्म घर में पूरी रात गुजारी। अगले दिन उसने अपनी दोस्त को बुलाया और अपने अगले प्लान पर काम करना स्टार्ट किया। वो दोनों गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की तरफ चल दिए और डेविड ने किसी को टेक्स्ट किया कि क्या वो किसी ऐसी जगह को जानता है जहां पर वो कोई बॉडी फेंक सकें। उस आदमी ने समझा कि शायद ये मजाक कर रहा है और इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो दोनों अब नॉर्थ कैरोलिना रोड पर एक स्पॉट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने इस बच्ची की बॉडी को फेंक दिया। He stabbed her. He killed her in the woods. The next day, he told me that he needed help. She was dead. Where's Natalie? How much are you involved? We'll see you. Forced me to move to help him move her body. उन्होंने इसकी बॉडी को सही से क्लीन किया था ताकि कोई भी एविडेंस किसी को न मिले। उन दोनों के बीच किए गए टेक्स्ट से ये पता चला कि उन्होंने वो बॉडी इसलिए वहाँ फेंकी थी ताकि बर्फ़ की वजह से स्मेल ना आए। उनकी ऑनलाइन सर्चेज में ये भी था कि बॉडी डिस्पोज होने में कितना टाइम लगता है। पुलिस को अभी तक जितने भी एविडेंस मिले वो इलेक्ट्रॉनिक थे, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को निकोल के नेल्स से स्किन मिली। डेविड ने हालांकि उसकी बॉडी को सही से क्लीन किया था, लेकिन फिर भी उसका डीएनए उसके नेल से मिल गया। इसके अलावा और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए वर्जीनिया टेक की डंपस्टर्स और बिन्स को चेक किया गया। डंपस्टर में से वाइप्स मिले जिस पर काफ़ी ज़्यादा खून लगा हुआ था और डेविड के कार के ट्रंक से ब्लड मिला। साथ ही साथ नेटली के बैग से खून से भरे हुए कपड़े और इस बच्ची का ब्लैंकेट जो वो घर से लेकर निकली थी मिला। नेटली के शूज़ पर भी उसका ब्लड लगा हुआ था। जब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया तो इन दोनों का बयान एक दूसरे के अगेंस्ट था। डेविड के डिफेंस अटॉर्नी का कहना था कि इस सब के पीछे मास्टरमाइंड नेटली कीपर्स है। उसने ही डेविड को ये काम करने के लिए एक्साइट किया। दूसरी तरफ नेटली के अटॉर्नी का कहना था कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। Sorry for the pain that my actions have caused Nicole Lovell and her family. Nothing can ever undo what has been done, and for that, I am deeply, sincerely, and forever sorry. आखिरकार डेविड ने अपनी गलती मान ली
और उसे किडनैपिंग के लिए 10 साल और फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए 60 साल की सज़ा सुनाई गई। नेटली कीपर्स को उसकी हेल्प करने के लिए 40 साल की सज़ा सुनाई गई। I cried for your family every day. I'm so sorry. I wish I could have stopped it. I never intended for this to happen. ये दोनों अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इन सलाहों के पीछे ही गुजारेंगे, लेकिन ये सब भी उस बच्ची को वापस नहीं ला सकता। उसकी फैमिली ने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसका लिवर भी ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी आखिरी सांसें इतने बुरे तरीके से लेगी। इस सर्द अंधेरी रात ने वर्जीनिया के पेरेंट्स के दिल में एक गहरा खौफ डाल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।